Watch full episodes on Jio Hotstar. आइए आइए दीदी, आइए आइए। हाँ, क्या सब्जी लेंगे बोलिए। क्या सब्जी लूं मैं? 2 लोगों का संसार है हमारा। दे दो बैगन, मूली, परवल, भोपला दे दो। हाँ, मैं आपको बिल्कुल दे देता हूँ। मैं तो आपको पहचान लिया। आप मुझे पहचानते हो? अरे आपको कौन नहीं पहचानता है। आप है इस गांव की शेरा पहलवान, गुल्लू पहलवान की पत्नी। आपको नहीं पहचानूंगा तो कैसे होगा। ओह, अरे वाह, सब खबर है तुम्हारे पास। दिखाओ क्या मछली है तुम्हारे पास। अरे ये क्या बोल रही हो? आप तो भीम पहलवान की बीवी हो। आपको ये टूना मछली देखकर अपना मुंह नहीं तुड़वाना चाहता? नहीं नहीं, बड़ी मछली मुझे नहीं चाहिए, मैं छोटी मछली लूंगी। भैया सुनो, मुझे 5 रसगुल्ले दे देना। जल्दी दे दो, जल्दी। अरे अब 5 क्यों बोल रहे हैं? पहलवान की पत्नी के लिए तो 50 भी कम होता है। मैं भी आपको बहुत सारी मिठाई दे देता हूँ। अरे बाप रे, इतना सारा सामान ले जाऊंगी तो बनाने के लिए बड़ी सी हांडी भी खरीदनी होगी। ये चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। इस आकार की हांडी तो मैंने आपको पहले ही दे दी थी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी हांडी! इसमें तो मेरे पूरे खानदान का खाना बन जाएगा। इस हांडी में तो 3 दिन का खाना बनेगा। भरोसा तो करना ही पड़ेगा आपको। अरे बाप रे, अब ये हांडी भी उठा कर ले जाना पड़ेगा। अरे वाह भाग्यवान, तुम आ गई। अरे वाह वाह, आज तो लगता है तुम पूरा का पूरा बाजार ही ले आई। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही। घर पर बैठ के मच्छर मारते रहते हो और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि आज चूल्हे में कुछ न कुछ अच्छा पकने वाला है। नहीं भाग्यवान, मैं तो बस तुम्हारी खिंचाई कर रहा था। तुम खिंचाई मत करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम ये क्या बोल रही हो भाग्यवान? मैं तो यहाँ कब से कसरत कर रहा हूँ और बस सोचे ही जा रहा हूँ, सोचते ही जा रहा हूँ। क्या सोच रहे हो बताओ? मैंने तो बस यही सोचा था कि तुम जब बाजार जाओगी तो बाजार से तुम क्या लेकर आओगी? गुड़ छोले? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मजाक नहीं, बस मैंने ऐसे ही सोचा कि तुम झोला लेके ऐसे तबड़क 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 चलोगी और तुम छोले की तरह छन 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 करोगी। बंद करो ये छोले गुड़ की कहानी। दिन भर कसरत करते रहते हो और दिमाग में भूसा भरा हुआ है तुम्हारे जैसे इंसान के साथ घर बसाना बहुत मुश्किल है। इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। कुछ समझ आया? वही तो मैं बोल रहा हूँ भाग्यवान कि तुम अपने घर का काम संभालो और मैं यहाँ कसरत करके अपनी बॉडी बनाता हूँ। हाँ हाँ, तुम तो बॉडी बनाओ और मैं काम कर करके एक दिन कहीं मर ही ना जाऊं। दिन ब दिन मेरा वजन कम ही होता जा रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी दया माया नहीं है क्या? ना ना, तुम्हारे होते हुए मुझे दया और माया की क्या जरूरत है? पर आज तुम ऐसे पीले बैगन की तरह क्यों दिख रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ बोला क्या? तुम मुझे एक बार उसका नाम बताओ, फिर उसकी खैर नहीं। मैं अखाड़े में उसको ऐसा पटकूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। मैं पहलवान की बीवी हूँ, ये सोचकर मुझे लोगों ने ज्यादा ठूस कर सामान दे दिया। अब इन सामान का मैं क्या करूँगी बोलो? अब इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊंगी? हाँ, मैं बस पानी पी लेता हूँ। हाँ, तुम पानी पियो। मेहनत मैं कर रही हूँ और गला तुम्हारा सूख रहा है। नसीब ही खराब है। ना, अब बात थोड़ी आगे ना बढ़ा के मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ। जब उसके बाद उसका दिमाग शांत हो जाएगा तब मैं उससे मीठी मीठी बातें करके उसका मन बहलाऊंगा। अच्छा सुनो ना भाग्यवान, बहुत दिन हो गए मैं अपने ससुर के घर नहीं गया। अब सोच रहा हूँ कि उनके घर जाके उनसे मिल भी लेता हूँ और मांस और मच्छी भी देकर आता हूँ। इसी बहाने उनकी खबर भी पूछ लूंगा।
ससुर जी के घर में बहुत सारे लोग होंगे, तुम बस बड़ी हांडी में खाना डाल देना, मैं उनको देख कर आता हूँ। अच्छा, तुम मनी मन यही सोच रहे थे और मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। हाँ, तुम एक काम करो, तुम जल्दी खाना खाकर निकल जाओ। जाओ जाओ, तुम जल्दी जाकर उनको सारा खाना दे दो। वाह, मेरा ये टोटका तो अच्छे से काम आ गया। अब मेरी भाग्यवान का दिमाग एकदम ठंडा हो गया है। अब मैंने एक बार भाग्यवान को जो बोल दिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं इससे मुकर भी नहीं सकता। अब ये सारा खाना जब ससुर जी देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे शाबाशी देंगे। नहीं 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 नहीं, अब मैं क्या करूँगा? मैं किस शर्म में पड़ गया हूँ। अरे अरे अरे, तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे बीच रास्ते में बैठकर तुम रो क्यों रहे हो? आज मेरी बेटी को देखने वाले आ रहे हैं, उनको नाश्ता तक देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए शर्म से मैं भाग गया। अरे अरे, तुम रो मत। एक काम करो, मेरी ये मिठाई की हांडी रख लो, इस मिठाई को परोस के तुम अपने अतिथि का सम्मान करो। ये मेरे साथ क्या मुसीबत हो गई? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? घर जाकर मैं क्या बोलूं? अरे ओ बिटिया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे रास्ते में बैठकर रो क्यों रही हो? मैं तालाब में मछली पकड़ने के लिए आई थी और बिल्ली मेरी मछली खाकर चली गई। मेरी माँ नहीं है, मैं मामा के घर पर रहती हूँ और अभी मैं मछली लेकर नहीं जाऊंगी तो मामी मुझे बहुत डांटेगी। अरे अरे, तुम्हारे ऊपर तो सही में मुसीबतों का पहाड़ है। तुम एक काम करो, तुम ये मछली रख लो, तुम्हारी मामी ये मछली देखकर बहुत ही खुश होगी। अरे वाह, आप कितने अच्छे हैं। मैं अभी ये मछली लेकर मामी के पास जाती हूँ। इस गर्मी में तो ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। इस रास्ते में चलते चलते मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। मेरा तो अब गला भी सूखने लगा है। मुझे सामने एक पुराना घर दिखाई दे रहा है, जाता हूँ और वहाँ कुछ मिलता है या नहीं देखता हूँ। सुनिए, घर में कोई है? आपने मुझे आवाज दी क्या? दरअसल घर से चलते चलते मैं अभी थक गया हूँ। भूख और प्यास की वजह से मेरी हालत बहुत ही खराब है। अगर बुरा न लगे तो मुझे कुछ खाने या पीने को मिल सकता है? मैं पानी के अलावा और कुछ नहीं दे सकती, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ये क्या? क्यों 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 क्यों? आखिर आपके साथ ऐसा हुआ क्या है? हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे पति ने घर के सारे बर्तन भी बेच दिए, एक भी बर्तन नहीं है हमारे पास। अगर कहीं से मैंने दाल चावल का जुगाड़ कर भी लिया तो उसको पकाने के लिए मेरे पास बर्तन ही नहीं है। अरे रे 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 रे, ऐसा मत बोलिए। आप एक काम करिए, मेरी ये हांडी रख लीजिए और अभी की अभी उनके सर पे देख के मारिए। आप बहुत दयालु हैं। मैंने कुछ नहीं किया बहन, जो भी तुम्हारे भाग्य में है वही हुआ है। मैं बस यहाँ से अपना गला गीला करके निकल जाता हूँ। मछली और मिठाई चली गई तो क्या हुआ, कम से कम सब्जी और अनाज तो है। अब यही मैं ससुर जी के पास ले जाकर उन्हें दे दूंगा और उनका हाल चाल भी पूछ लूंगा, वरना भाग्यवान बहुत ही दुखी हो जाएगी। वाह, आखिरकार मैं ससुर जी के घर पहुंच गया। अब ये राशन पानी देके सबकी खबर लेके उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊंगा। अरे गोलू पहलवान, कैसे हो? बोलो। अरे वाह,
मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ आपका हाल चाल पूछने। हम तो ठीक ही हैं, लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए बेटा? नहीं, मतलब मैं यहीं के लिए आया हूँ। सोचा कि आप लोगों को मूली देकर आ जाऊँ। मूली? नहीं, मतलब ये कद्दू। ये क्या है? नहीं, मेरा मतलब कि ये बैगन और कद्दू। अरे वाह, आप ये क्या क्या लेकर आए हैं? अरे नहीं, मैं तो बस आप लोगों की हाल चाल पूछने आया था। तो भला मैं खाली यहाँ थोड़ी ना आ सकता था। अरे इसमें क्या है? ना, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मैं खाली हाथ आता तो आपके सामने ऐसे खड़े होकर थोड़ी ना बोलता। अगर खाली हाथ आने का तुम्हें इतना ही डर है तो तुम खाली हाथ आए ही क्यों? मैं तो जितना जानती हूँ घर से निकलते वक्त तुम्हारे दोनों हाथों में भर भर के सामान थे। अरे भाग्यवान, तुम भी यहाँ आ गई हो। मतलब कि तुम यहाँ आ गई। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि रास्ते में मेरे साथ क्या क्या हुआ है तो तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी कि वो लोग सब कुछ लेकर चले गए। हाँ, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारे पीछे पीछे आ रही थी, मैंने सब कुछ देख लिया। तुम मेरे पीछे ही थी। तुम मेरे मायके आओगे और मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? और मैंने सब कुछ देख लिया और अब तुम पकड़े गए। किसके लड़की की शादी होगी, किसके घर में मिठाई नहीं है, किसके घर में चोरी हो गई और किसके घर में खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं है। सब कुछ तुम्हें ही देखना है। अरे भाग्यवान, अब मेरा क्या होगा? तुमने सबको सब कुछ दे दिया, फिर भी मेरे मायके के लिए बैगन, मूली ये सब बचाकर लेकर आए हो। मैं इसी में बहुत खुश हूँ। मैं दिल से कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पहलवान जो दान करते हैं वो मैंने खुद देख लिया, वो भी अपनी आँखों से। तुम्हारी बीवी अब सबको बोलेगी कि भीम पहलवान सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि दयालु भी है। उनके मन में बहुत प्यार है, ममता से भरे हुए है वो। सच कहा भाग्यवान, तुम बहुत ही महान हो। महाराज, मेरी एक ही इकलौती पुत्री है संगीता, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है। अब उसके विवाह के लिए मुझे चिंता हो गई है। आसपास के सारे जमींदार को खबर पहुंचा दी है, उन्हें तस्वीरें भी भेज दी है। आपकी पुत्री बहुत सुंदर है, उसके साथ विवाह के लिए तो कोई भी राजकुमार उत्सुक होगा हुजूर। ये बात तो आपने बहुत सही कही महाराज, लेकिन मेरी बेटी जिसको सबसे ज्यादा पसंद करेगी उसी के साथ मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ। मैंने भी तस्वीरें देख ली है। बिल्कुल हुजूर, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। मैं अभी लोगों को बोल देता हूँ। देख देख, तेरी शादी के लिए कितने सारे लड़कों की तस्वीरें आई हैं। देख देख, सब लोग कितने सुंदर दिख रहे हैं। मुझे तो ये सारे पसंद है दीदी। अच्छा, तुझे अगर इतने ही सुंदर लग रहे हैं तो इनसे अभी के अभी शादी कर ले तू। सिर्फ सुंदर दिखने से कुछ नहीं होता, समझना भी पड़ता है। क्यों दीदी, ये जमींदार का लड़का तो बहुत अच्छा दिख रहा है। देखो तो। हाँ, एकदम आदि मानव की तरह दिख रहा है। इंसानों जैसा तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो फिर ये देखो, प्रतापगढ़ का राजकुमार, ये तुम्हें जरूर पसंद आएगा। बोलो बोलो, बताओ ना। बाप रे, ये तो इतना लंबा है, बिल्कुल नारियल के पेड़ की तरह। मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हुकुमगढ़ के जमींदार के लड़के को तो नापसंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो तो कितना विशाल और सुंदर है। जरा देखो तो। अरे बाप रे, इसकी दाढ़ी तो ऐसी है जैसे पेड़ पर झाड़ियाँ लटक रही हो। ये क्या बात हुई दीदी, क्या तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आया? नहीं, मेरे जैसा सुंदर अभी तक कोई मुझे नहीं मिला है। इनमें से कोई पसंद नहीं मुझे। अरे अभी क्या बोल रहे हैं महाराज, इतने अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते आए और लड़की को कोई भी पसंद नहीं आया? अरे नहीं हुजूर, उन्होंने बताया था जिन जिन लड़कों के रिश्ते आए थे वो कोई भी उनकी योग्य नहीं था। अच्छा समझा, मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान हो रही है। हाँ, कल सुबह जो पहला भिखारी मेरे द्वार पर भीख मांगने आएगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा।
हुजूर हुजूर, एक भिखारी आया है भीख मांगने। अच्छा अच्छा, उसे अंदर ले आओ। प्रणाम हुजूर। सुनो भिखारी, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। ये क्या हुजूर, मैं तो एक भिखारी हूँ और आपकी बेटी तो एक जमींदार की बेटी है। उसमें क्या है, लेकिन ये विवाह होगा। और तुम्हारी कोई शर्त है तो बता दो। मेरी एक ही शर्त है, शादी के बाद मैं अपनी पत्नी को अपनी कुटिया में लेकर जाऊंगा। घर जमाए कभी भी नहीं बनूंगा। बहुत अच्छा, यही होगा। हे भिखारी दामाद, आज से मेरी बेटी का सारा सुख दुख तुम्हारी जिम्मेदारी है। हुजूर, मैं आपकी बेटी को सारी खुशियाँ देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। बहुत खूब, तो तुम्हारे शर्त के हिसाब से तुम कल सुबह ही यहाँ से निकलोगे, है ना? तो जाने के समय खाना पीना या और कुछ चाहिए तो लेके जाना। जो आज्ञा। अजी सुनते हो, पिताजी ने जो खाना और पानी दिया था वो सब खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? भीख मांगेंगे, कोई ना कुछ तो दे ही देगा, देख लेना। हाँ, मैं भीख मांगूंगी? जमींदार शंकर नारायण की एक लौती बेटी भीख मांगेगी क्या? संगीता, तुम अभी एक भिखारी की पत्नी हो, भिखारन हो। मैं गाना गाकर भीख मांगकर ही खाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन अब मैं और नहीं चल पाऊंगी। वहाँ देखो, सामने एक बगीचा है, वहाँ पर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। उफ। हाँ ठीक है, चलो। कितना आराम मिला। इतनी सुंदर जगह, और ये बगीचा किसका है आपको पता है? जानता हूँ, लेकिन तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मुझे क्यों बुरा लगेगा, आप बताइए ना। ये उसी जमींदार के बेटे का बगीचा है जिसको तुमने बंदर जैसा मुंह कह के टाल दिया था। हाय रे, अगर मैंने उससे शादी कर ली होती तो आज इस तरह से परेशान होकर इस पेड़ के नीचे बैठने की नौबत ही नहीं आती। हाँ ठीक कहा, अब चलो यहाँ से उठो। अरे वाह, ये सुंदर फसल किसकी है? आपको पता है किसकी है ये जमीन? जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं सुनोगे तो अच्छा है। अरे नहीं लगेगा, आप बताइए ना, किसकी है जमीन? ये जमीन प्रतापगढ़ के छोटे राजकुमार की है, जिसे तुमने नारियल के पेड़ के जैसा लंबा कह के टाल दिया था। हाय हाय, अगर मैंने उससे शादी कर ली होती तो आज रोटी के लिए मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ती। अच्छा, तुम बार बार ऐसी बातें मत किया करो, ठीक है? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो वापस जा सकती हो, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब आपका घर आने में और कितना वक्त लगेगा? बस पहुँच गए अभी। आओ, ये घर मेरा है और आज से ये घर तुम्हारा भी हुआ। अब घर चलाने के लिए कुछ तो बंदोबस्त करना होगा ना? हाँ, वो तो करना ही होगा, वरना मुझसे चला नहीं जाएगा। क्या तुम टोकरी बना सकती हो? मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, जिसे बेचकर हमारा घर चले। नहीं, मुझे नहीं आता। ओह, तो तुम क्या चरखा चलाना जानती हो, ताकि हमारा उससे घर चल सके? नहीं, मुझे वो भी नहीं आता। ओह ठीक है, तो क्या तुम मिठाई बना सकती हो? मिठाई बेचकर हमारा घर चल सके? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। अब क्या, मैं मिट्टी खोद कर लेकर आता हूँ। मैं मिट्टी की हांडियाँ बनाऊंगा और तुम बाजार में जाकर बेच कर आना उसे। हाँ, वो तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। अब मेरा क्या होगा? समझ गया, ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं है। मैं गांव जाकर जमींदार के बेटे के उधर तुम्हारे लिए दासी का काम ढूंढता हूँ। कम से कम वहाँ पे 2 वक्त का खाना भी तो हो जाएगा। हाँ सही कहा, मुझे घर का काम अच्छे से आता है तो मैं वो कर लूंगी। वहाँ पर मैं अपना मुंह छुपा कर रखूंगी, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी।
क्या? कौन हो तुम? मेरा हाथ क्यों पकड़ा तुमने? छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारा पति तो भीख मांग कर खाता है। तुम मेरे साथ यहाँ पे रह जाओ, मैं तुम्हें महारानी के जैसे रखूंगा। छी छी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे पति गरीब हैं, लेकिन मैं उनकी इज्जत करती हूँ और उनसे प्यार करती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे अच्छी बातें सिखाई हैं। ठीक है, अब तुम्हें घूंघट रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई। आंखें उठाकर देखो, मैं तुम्हारा भिखारी पति हूँ, प्रतापगढ़ का जमींदार, जिसे तुमने बकरी जैसी दाढ़ी देखकर मना कर दिया था। छी छी, ये क्या बात हुई? आप लेकिन मैं भिखारी बन के तुम्हारे घर आया था और तुम्हें शादी करके अपने घर लेकर आया था। लेकिन मेरे पिताजी ने तो। डरो नहीं, ये सारी उनकी ही साजिश थी। वो तुम्हारे अहंकार को मिटाना चाहते थे। वो तुम्हें ये समझाना चाहते थे कि रूप इंसान को जन्म से मिलता है, लेकिन कर्म जो है वो हमारी जिंदगी से मिलता है। यदि किसी इंसान को पहचानना है तो उसके कर्म से पहचानना होता है। मैं सब समझ गई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। लेकिन एक चीज तुम्हें पता लगानी अभी बाकी है। क्या? मेरी दाढ़ी में कितनी सारी जुएं हैं। और कितना वक्त लगेगा? खाना बन गया? तुम्हें भूख लगी है? बस अभी हो जाएगा, अभी। नहीं, मैं खाना नहीं मांग रही हूँ। खाना बनने के बाद गर्म पानी कर देना। मेरा आज नाखूनों को साफ करने का दिन है। अरे परसों ही तो तुमने अपने नाखून काटे थे ना, अभी फिर? मेरे सजने संवरने के बारे में तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से मतलब रखो, समझे? हाँ, वही तो कर रहा हूँ देवी जी। जाओ तुम जाके आराम करो, मैं इस काम से फ्री होते ही तुम्हारे लिए गर्म पानी बिठा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरे सारे कपड़े धो देना। तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक दिन से ज्यादा कपड़े नहीं पहनती। हाँ, ठीक है। ऊपर वाले तुमने क्या सोचकर मेरी पत्नी को बनाया है? वो तो पूरा दिन अपना रूप सौंदर्य में ही लगी रहती है। मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, ये सब की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं रहता। ऊपर वाले मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी पत्नी को अच्छी बुद्धि दीजिए। ये क्या राजकुमारी, आप ये सुबह सुबह क्या कर रही हैं? दासी कहाँ हैं? दासियों की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। अपना काम अपने हाथों से करने में मुझे बहुत सुख मिलता है पिताजी। अब तो तुम बस कुछ ही दिनों की मेहमान हो बेटी, फिर शादी करके तुम अपने ससुराल चले जाओगी और मैं अकेला हो जाऊंगा, और उसके बाद मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होगा। ससुराल जाने के बाद भी तो मैं आप ही की बेटी रहूंगी ना पिताजी। आप अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। मैं बीच बीच में आपके पास आकर रहा करूंगी पिताजी। मैं हूँ ना आपके लिए। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तेरे जैसे बेटी ऊपर वाला सबको दे, जो हर घर को सुख समृद्ध कर दे और जिस घर में भी जाए वहाँ भी खुशियाँ लेकर आए। मेरी प्यारी बेटी। माँ क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? माँ मुझे भूख लगी है। माँ मुझे थोड़ा खाना निकाल के दीजिए। वो सब मुझसे नहीं होगा, जाके अपने पिताजी को बोलो। पिताजी तो काम कर रहे हैं। ऐसा कौन सा महान काम कर रहे हैं वो? अरे आपके ही तो कपड़े धो रहे हैं। अच्छा, कपड़ा धोना बहुत बड़ा काम है, और नहाने के बाद बाल बनाना कोई बड़ा काम नहीं। नहाने के बाद अगर मैं बाल ना बनाऊं तो मेरे बाल पूरे खराब हो जाएंगे और मैं चुड़ैलों जैसी दिखूंगी। अभी मुझे भूख लगी है माँ, मुझे खाना चाहिए। ए माँ। नहीं, रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। आजा, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। मैं देता हूँ ना बेटा, आजा, मैं देता हूँ। हाँ, आजा। एक काम करो, इसके बाद मुझे भी खाना दे दो। अगर वक्त पर खाना नहीं खाया तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और मेरी सुंदरता पर इसका असर पड़ेगा। तुम्हारे रूप सौंदर्य के कारण हमारे एक लौते बेटे को भी भूखा रहना पड़ता है। क्या कभी ऐसी कोई माँ होती है जो अपने ही बेटे को भूखा रखे? तुम भी तो काम कर सकती हो। देखो, घर के ये सारे काम मुझसे नहीं होने वाले, ये तुम्हें पहले से मालूम था। आपके सामने अगर मैं खाना बनाऊंगी तो मेरा बदन जलने लगेगा, और झाड़ू मारूंगी तो धूल मिट्टी मेरी नाक के अंदर से मेरे बदन में चली जाएगी और मेरे रूप रंग का सत्यानाश हो जाएगा।
अच्छा ठीक है, ये सब घर का सारा काम मैं करूँगा, लेकिन अपने बेटे को तो खुद अपने हाथ से खाना दे सकती हो ना? बताओ। अगर मैं अपने बालों को ना संवार कर खाना निकालने जाऊं तो मेरे बाल पूरे खराब हो जाएंगे। माफ करो मुझे, मैं तुमसे कभी भी बात में जीत नहीं सकता हूँ। तुम यहीं आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। नहीं, इस गंदी जमीन पर बैठकर अगर मैं खाना खाऊंगी तो कपड़े खराब हो जाएंगे। मेरे लिए चटाई बिछाओ। सुनो सुनो सुनो, कल राजकुमारी के शुभ लग्न के मुहूर्त पर सभी ग्रामवासियों को राजसभा में भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। सभी लोग अपने परिवार के साथ राजसभा में पधारें। भर पेट खाना मिलेगा, सब आ जाएं। छोटा बड़ा गरीब अमीर सभी को निमंत्रण है। सुनो सुनो सुनो। सुनती हो भाग्यवान, सुनती हो? कल राजकुमारी की शादी है, तो महाराज ने पूरे गांव वालों को कल दोपहर के खाने के लिए अपनी सभा में आमंत्रित किए हैं। क्या? ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मुझे सजना संवरना फिर से शुरू करना पड़ेगा। मैं सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। ओहो, मैंने अपनी कंघी कहाँ रख दी है? सब कुछ ढूंढना होगा। अरे अरे अरे, निमंत्रण तो कल का है, तुम आज से ही तैयार होना शुरू कर दी। हाँ, मैं इस राज्य की सबसे सुंदर औरत हूँ और कल मैं राज्यसभा में खाना खाने जाऊंगी, तो संवरने के लिए वक्त तो चाहिए होगा ना मुझे। समझ में आई बात? अरे अब तो रात हो गया भाग्यवान, और कितना समय लगेगा? हाँ हाँ, बस हो ही गया। जरा बताओ तो कैसी लग रही हूँ मैं? बताओ बताओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब सो जाओ भाग्यवान। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। पता नहीं ऊपर वाले ने तुम्हें आंखें दी भी है या नहीं, तुम्हें मेरा इतना सुंदर रूप नहीं दिख रहा। अरे उठो ना। क्या हुआ? देखो ना, इतनी गर्मी हो रही है, पसीने से मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? रात को मेकअप करके सोओगी तो पसीना तो होगा ही। सुनो, रात में उठकर मुझे ज्ञान मत बांटो। जरा पंखा लेकर आओ और मुझे पंखा करो। कितना अच्छा लग रहा है। आहा, सुनो, तुम रुकना मत, हवा करते रहो, समझे? मैं तब तक सो लेती हूँ। रात भर मुझे बहुत अच्छे से नींद आई है। अजी सुनते हो? उठ भी जाओ। पूरी रात नहीं सो पाया हूँ। पूरी रात मैं हवा करते करते मेरी नींद भी हवा हो गई। अब क्या बोलूँ मैं? अब जल्दी से नहा लो और अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहन लो। राज्यसभा में चलना है खाना खाने। तुम ऐसे गंदे कपड़ों में मत आना मेरे साथ। मैं भी जरा अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। हाँ? है नहीं? हाँ। अरे आओ भाग्यवान, आओ। ज्यादा देर करोगी तो सब खाना खत्म हो जाएगा। ये देखो, मैं आ गई। कैसी लग रही हूँ? अरे बाप रे, कितनी धूप और धूल है। मैं ऐसे में पैर रखूंगी तो मेरा पैर खराब हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसे गंदे पैरों के साथ राज्यसभा में नहीं जाऊंगी। तुम्हें कुछ उपाय करना होगा। तो फिर उपाय? उपाय निकालना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। हाँ, मुझे भी पता चला। और हाँ, देखो ना। देखो तो जरा, कितना अहंकार है इसको अपनी सुंदरता पर। देखना देखना, ये रूप का जो अहंकार है ना, उससे उसका पूरा परिवार जल जाएगा। अपने रूप के अहंकार में आकर अपने पति और बच्चे को कितनी तकलीफ दे रही है। ये क्या जमाना आ गया है।
कुछ समझ में आ रहा है जमाई राज? देखिए राजकुमारी को, एक राजकुमारी होने के बावजूद वो कितना सामान्य जीवन जीती है, ना रूप का अहंकार और ना ही गुणों का। यही गुण तो राजकुमारी के प्रति मुझे आकर्षित किया महाराज। देखो देखो कैसे राजकुमारी अपने हाथों से इन लोगों को खाना खिला रही है। देखो, ध्यान से देखो। अरे ये क्या? कौन हो तुम लोग? और इस तरह से राज्यसभा में प्रवेश करने का क्या मतलब है? बताओ मुझे। अरे महाराज, हम आपके सामान्य प्रजाजन हैं महाराज, बस निमंत्रण पाके खाना खाने आए हैं। आपके राज्य में बहुत धूल मिट्टी है महाराज। अगर मैं चल कर आती तुम धूल के कारण मेरी सुंदरता खराब हो जाती। आपके राज्य में सूर्य का तेज भी बहुत है महाराज, इसलिए मुझे इस तरह आना पड़ा। माफ कीजिएगा महाराज, दरअसल मेरी पत्नी अपनी रूप सौंदर्य पे मोहित है, इसलिए मुझे अपनी सुंदरता पर चर्चा करना सही बात है, लेकिन उसके लिए दूसरों को तकलीफ देना ये सही बात नहीं है। ये तुम बहुत गलत कर रही हो। हाँ महाराज, मैंने देखा है, ये स्त्री दिन भर आराम करती रहती है, कुछ काम नहीं करती, और इसका सारा काम इसका पति ही करता है, पूरा काम। हाँ महाराज, मैंने भी कई बार देखा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये स्त्री सोती रहती है और आराम करती रहती है, और सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ इसका पति ही करता है, ये कुछ भी नहीं करती। छी 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 छी, अपने रूप पर इतना अहंकार, ये मैं कभी नहीं देख सकता। इसे तो मैं सजा अवश्य दूंगा। पिताजी, इतनी खुशी के मौके पर आप इस तरह नाराज मत होइए। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ और उन्हें समझाऊंगी। सुनो हे सुंदरी, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। रूप और गुण में मैं तुमसे किसी भी तरह कम नहीं, बल्कि तुमसे बहुत बेहतर हूँ। लेकिन इस बात को लेकर ना ही मुझे गर्व है और ना ही कोई अहंकार। तो फिर तुम में इतना अहंकार क्यों है? अगर सुंदर बनना है तो मन से सुंदर बनो, क्योंकि बाहर की सुंदरता तो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी, मगर मन की सुंदरता वो हमेशा रहेगी। इसलिए अपने मन को सुंदर बनाओ, वो जिंदगी भर साथ रहेगी। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, अब मुझे हर बात समझ में आ गई है। मैं अपने रूप के अहंकार में अंधी हो गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी राजकुमारी। मैंने अपने पति और बेटे को भी बहुत तकलीफें दी है, पर मुझे अब एहसास हो गया है। मुझे लगता था कि मुझ जैसी सुंदरी इस राज्य में है ही नहीं। मैंने अपने पति को भी अपना नौकर बना कर रखा, पर अब मुझे एहसास हो गया है और मैं अपने पति से दोबारा शादी करना चाहती हूँ आज ही, ताकि हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। वाह 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 वाह, इस शुभ कार्य के लिए आज का दिन भी बहुत ही शुभ है। सभासदों, शंखनाद करो, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ और हर्षोल्लास के साथ इनका ब्याह रचाओ। जो भी हो, लेकिन इन दिनों कुछ घूमने की इच्छा ज्यादा ही हो रही है। भाई सत्या, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा घूमने का मन कर रहा है, सच में। मेरी बस एक यही समस्या है, मैं ज्यादा दिन घर पे नहीं बैठ सकता। ए बाबूजी, ये चिट्ठी कल तो आपके लिए आई थी। अच्छा तुम जाओ। अच्छा। अरे भाई, जरा देखना किसने भेजा है। मुझे किसी कमलेश के नाम की चिट्ठी है। ये क्या? वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। क्या लिखा है? वो कुछ दिन तुम्हें अपने घर बुलाकर तुम्हें अतिथि बनाना चाहता है, उसी के लिए ये आमंत्रण भेजा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे इसी बहाने मेरा घूमना भी हो जाएगा। अरे अरे आओ भाई, आओ सत्या, आओ। इतने दिनों बाद तुम्हें देखा तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं भी उम्मीद करता हूँ सब अच्छा होगा। सब अच्छा है दोस्त, लेकिन अब तुम्हें देखने के बाद और भी अच्छा हो गया। आओ आओ आओ, अब चलो घर के अंदर चलते हैं। आओ चलो।
अरे वाह, तुम्हारा गांव तो बहुत ही सुंदर है। मेरा मन तो गदगद हो गया। हाँ ठीक ही कहा, मेरे गांव का वातावरण बहुत ही अच्छा है, इसलिए तो तुम्हें बुलाने के लिए चिट्ठी भेजी मैंने। ये नदी के पार कौन रो रहा है? चलो उस तरफ देख के आते हैं क्या हुआ है। नहीं नहीं, उस तरफ मत जाना। लेकिन वहीं से तो रोने की आवाज आ रही है, क्या हुआ है? कुछ नहीं है, उस तरफ कुछ पुराने घर है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। अच्छा ये बात है, तो चलो देख के आते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, वो पुराने घर अब खंडर बन चुके हैं, उनके अंदर जाना अब बहुत ही बड़ा अपशगुन अच्छा। है, और अब तुम वहाँ जाने की कोशिश ही मत करना, समझे? चलो चलो अब चलो। अरे ये क्या, पिछली बार तो यहीं से रोने की आवाज आ रही थी। अरे हाँ, आज भी वहीं से रोने की आवाज आ रही है, जाके देखता हूँ। घर के अंदर कौन है? अरे आप किसी समस्या में हैं क्या? कौन है आप लोग? रो क्यों रहे हैं? और आप लोग को इस तरह से बांध करके कौन रखा है? हमें बचा लीजिए, अब इस दुख को हम और नहीं सहन कर पाएंगे। मेरा नाम सदानंद है। मेरे भाई ने संपत्ति के लिए हमें यहाँ बंदी बना के रखा हुआ है। अरे ये क्या, लेकिन क्यों? मेरे पिताजी रामानंद ने वसीयत बनाई है और उनके विल के मुताबिक मेरी ये सारी संपत्ति मेरी बेटी मलिका की है, और उससे जो भी शादी करेगा तो ये वसीयत उनके नाम पे हो जाएगी। अगर वो 20 वर्ष की होगी और उसकी शादी नहीं हुई तो ये सारी संपत्ति का मालिक मेरा सौतेला भाई बन जाएगा। इधर हम सबको बंदी बनाकर रखा है ताकि हम हमारी बेटी की शादी नहीं करा पाए। कुछ ही दिनों में हमारी बेटी मालविका 20 साल की हो जाएगी। कोई इंसान इतना भी लालची हो सकता है? आपका सौतेला भाई कहाँ रहता है? इसी गांव में रहता है, उसका नाम सत्या है। अरे ये क्या, ये तो मेरा दोस्त है। अरे ये क्या? लेकिन सावधानी से, गांव के लोगों को पैसा देकर पहरेदारी के लिए रखा गया है यहाँ पर। वो सभी लोग यहाँ पर पहरा देते हैं, और इस समय वो खेतों की तरफ गए हैं, इसीलिए आप बच गए। ये सब बात क्या सच है? मैंने तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए मना किया था ना भाई। मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कोई अपने ही भाई के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? कौन बोला सदानंद मेरा भाई है? हम कुल 7 भाई हैं, तो हमारे पिताजी की वसीयत उसकी बेटी को क्यों मिलेगी? तुमने खुद ही कहा कि सदानंद तुम्हारा भाई है। लेकिन इसका क्या प्रमाण है? बोलो। प्रमाण ये है कि तुम अन्याय कर रहे हो। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम लालच में मत पड़ो। और मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे पारिवारिक जिंदगी में दखल मत दो, ये मेरा निजी मामला है, कान खोल कर सुन लो। ठीक है, लेकिन मैं जान सुनकर कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होने दूंगा। तुम सोच के रखना कि तुम क्या करने वाले हो। तुम अपनी खुद की मुसीबतें बढ़ा रहे हो दोस्त। मेरे ही दोस्त होके तुम मुझको ही डरा रहे हो। मैं किसी अन्याय का समर्थन नहीं कर सकता। जल्दी करो, अरे जल्दी करो, अगर वो पहरेदार आ गए तो हमारी खैर नहीं। जल्दी करो। आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए, मैंने देखा है वो लोग यहाँ नहीं है। आप महान हैं। कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? ये सब बात बाद में होगा। अभी आप लोगों को अलग अलग जगहों पे छुप कर रहना होगा, जिससे मेरा दोस्त आप लोगों को खोज नहीं पाए। ठीक है, मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं करवाई तो पूरे के किराए में पानी फिर जाएगा और सारी मेहनतें बेकार चली जाएंगी। ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, अभी यहाँ से निकलते हैं।
मैं समझ गया हूँ कि ये तुम्हारा ही काम है। तुमने उन तीनों को कहाँ छुपा के रखा है? अगर यही बात मैं बोलूँगा ना तो तुम अच्छे से समझ जाओगे। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वो लोग एक जगह पे नहीं है। उनकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। मलिका को ढूंढ के मैं उसकी हत्या कर दूंगा और फिर सारी संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। ही मेरे दोस्त, कितनी नीच भावना है तुम्हारी। इस समय मैंने ना पूरब, पश्चिम और दक्षिण में इन तीनों ही दिशा में छुपा के रखा है। एक को खोजने के लिए 1 दिन का समय लगेगा तुम्हारा। खोजना शुरू कर दो। देखो देखो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देता है या नहीं। अभी बोल सदानंद, अभी बोल, तुमने अपनी बेटी को कहाँ छुपा के रखा है? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। हमें भी नहीं पता वो कहाँ है। आज वो पूरी 20 साल की हो जाएगी। आज तुम्हारे उम्मीद का आखिरी दिन है। तुम लोगों को खुद नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, तो तुम दोनों उसकी शादी कैसे करवाओगे हैं? तो आज से मेरी पूरी संपत्ति के मालिक तो तुम हो। अब तुम हम दोनों को जाने दो। हम अपनी बेटी को ढूंढ कर लाते हैं। हमें जाने दो। रुको रुको रुको, तुम्हारे उस महान को तो आने दो। उसने मुझे युद्ध के लिए आह्वान किया था। आज देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें कोई तकलीफ मत पहुंचाना। मुझे सिर्फ अपनी संपत्ति से मतलब है। संपत्ति तो मैं मलिका को कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन शादी तो हो चुकी है मेरे दोस्त। क्या? हाँ, थोड़ी देर पहले ही मालविका की शादी हुई है और उसके दूल्हे का नाम है सत्य प्रकाश। मैंने ही मालविका से शादी की है। इस हिसाब से रामानंद जी के विल के हिसाब से मैं रामानंद जी का दामाद, मैं इस पूरे संपत्ति का मालिक हूँ। हाय हाय हाय, अब मैं क्या बोलूँ? मेरी तो पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। तुम्हारी आशा, मैं अन्याय देखते ही न्याय की राह पर चल पड़ता हूँ, इसलिए मैंने ये काम किया है सिर्फ तुम्हें शिक्षा देने के लिए। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता। तुम्हारे संपत्ति का 1 रुपया भी मैं नहीं लूंगा। मैं और मेरी पत्नी अपने पूरे परिवार के साथ दूसरे गांव में रहने के लिए जाएंगे। तुम्हारा धन तुम्हें ही मुबारक हो। जाते जाते सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि लालच के कारण अपनी इंसानियत की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। तुम जिंदगी भर सुखी रहो बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। दीर्घायु हो बेटा, तुम्हें लंबी उम्र मिले। डॉक्टर सतीश शर्मा वो इलाके के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर थे। अपनी इकलौती बेटी संगीता के लिए उन्होंने एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोल दिया था। 1 महीना हुआ, वहाँ पे एक नए डॉक्टर आ गए। उनका नाम था डॉक्टर अक्षय। जितने अच्छे वो डॉक्टर है उतना ही अच्छा उनका व्यवहार भी है और इलाज भी बहुत प्यार से करते हैं। इसलिए डॉक्टर शर्मा चाहते थे कि अपनी इकलौती संगीता की शादी अक्षय से ही हो। जानती हो मीरा, ये कृष्णा को जब भी मैं देखता हूँ आश्चर्य से भर जाता हूँ। कल उसने ऐसा ऑपरेशन किया है जो मैंने पिछले 33 सालों में कभी सोच भी नहीं पाया हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ उस लड़के को एक बार घर पे बुला लीजिए, एक बार उसका परिचय भी हो जाता। किसकी बात कर रही हो मॉम? अरे बेटा, आज शाम को मैं डॉक्टर कृष्णा को चाय नाश्ते के लिए बुलाया हूँ। क्या कह रहे हैं? तो फिर आज कॉलेज से मुझे सीधा घर आना ही पड़ेगा। तुम्हारी डॉक्टर कृष्णा की तो मैं चारों तरफ से तारीफ सुन रही हूँ, इसलिए उन्हें मैं एक बार अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। ओके डैड, बाय बाय मॉम। अच्छा, वो कृष्णा रहता कहाँ पर है? अलीपुर के पास ही एक फ्लैट खरीदा है उसने। अकेला ही रहता है। अकेला क्यों? उसके पास परिवार नहीं है? नहीं नहीं, बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए। गांव में उसके चाचा ने ही उसे बड़ा किया है। अच्छा अच्छा। जानती हो मीरा, मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर कृष्णा के साथ अगर मैं अपनी बेटी की शादी कराऊं तो कैसा होगा। घर है, नर्सिंग होम है। आपने तो बिल्कुल सही कहा। आज कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा,
बहुत अच्छा, सीने का दर्द भी आज नहीं है। बहुत अच्छे। अगर ऐसे अच्छे से रहोगे तो परसों मैं आपको डिस्चार्ज कर दूंगा, ठीक है? घर जाकर सारी दवाइयाँ लेना, वो भी टाइम टू टाइम, नहीं तो वापस यहीं पे आना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात का। लेकिन बेटा, इतनी सारी दवाई खरीदना, अरे नहीं नहीं नहीं, इस हॉस्पिटल से आपको सारी मेडिसिन दे दूंगा, चिंता मत करिए, और खरीद कर भी दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ठीक है? तुम्हें मैं कैसे धन्यवाद कहूँ बेटा। कैसे हो मनीष, अभी कैसे हो, ठीक तो हो? बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। ये तो महापुरुष है, महापुरुष। गुड। चाय की बात भूलना नहीं, हाँ? नहीं नहीं, शाम का राउंड खत्म करके आपके पास आऊंगा। ये है मेरी वन एंड ओनली बेटी संगीता। नमस्कार। मुझे आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए सर। ऑटोग्राफ? एक्चुअली क्या है, आप इस शहर के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हो। अरे संगीता, उनके पीछे क्यों पड़ी हो? अरे पर मैं कहाँ पीछे पड़ी हूँ, मैं तो सब कुछ सच ही कह रही हूँ। आजकल तो घर में, कॉलेज में, सड़क पर, हर जगह बस एक ही नाम सुनने को मिलता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि एक बार मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगी। हाँ बोलो। हाँ ओके, मैं आ रहा हूँ। सॉरी, मुझे एक इमरजेंसी कॉल के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आप लोग बातें कीजिए, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आता हूँ। हाँ, मैं जाकर जरा खाना देखती हूँ, तुम लोग बातें कर लो। पहले ही मुलाकात में संगीता ने और अक्षय ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। शर्मा जी भी बहुत ही राजी हो जाते हैं और खुशी खुशी दोनों की शादी भी करवा देते हैं, और वो भी धूमधाम से। शादी के बाद संगीता को लेकर अक्षय अपने गांव के घर में आता है। हाँ, हमारा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, समझे चाचा जी? शहर में बहुत नाम किया है। वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे गांव से एक लड़का इतना बड़ा डॉक्टर बन सकता है। क्या बात है बेटा। रतन चाचा जी, आलोक भैया का बेटा बहुत बीमार है, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, पता नहीं बचेगा कि नहीं, संभाल नहीं पा रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे बताइए? क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा? बहुत बड़ी मुसीबत है। आजू बाजू में कहीं हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर के पास लेकर जाइए उन्हें। ये गांव में कहाँ डॉक्टर और कहाँ अस्पताल बेटा, अब तो शहर ही जाना पड़ेगा। चलिए मैं देखता हूँ। हाँ चलो चलो चलो। गांव से लौटने के बाद अक्षय का मन एकदम से बदल जाता है। वो चुपचाप से बैठे रहता है और मन के अंदर एक बेचैनी सी छाई हुई है। क्या हुआ आपको? आप इस तरह चुप क्यों बैठे हो? बात क्यों नहीं कर रहे हो और कुछ खा भी नहीं रहे हो? क्या हो गया है कृष्णा जी? मैंने कुछ करने की ठान ली है संगीता। क्या? मैं गाँव में लौट जाऊंगा, गांव के लोगों का इलाज करूंगा। मतलब? क्या बोल रहे हो कृष्णा? तो फिर नर्सिंग होम का क्या होगा? तुम्हारे इतने सारे रोगी, उनका इलाज, तुम्हारा फ्यूचर। यहाँ पे आप हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। ना डॉक्टर है ना अस्पताल है, और बिना इलाज के सारे लोग बेचारे मर जाते हैं। मैं जहाँ बड़ा हुआ हूँ पिताजी, अगर वहीं के बारे में नहीं सोचूंगा तो बड़ा होने का फायदा है क्या पिताजी? नहीं पिताजी, मैं ये नहीं कर सकता। आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? देखो, मैं बिल्कुल भी उस गांव में नहीं रहने वाली, समझे? तुम वहाँ पर अकेले ही जाओ। कोई कृष्णा को रोक नहीं पाया। अपना सुनहरा भविष्य छोड़कर कृष्णा अपने गांव में लौट जाता है। वो अकेला ही चले जाता है। हाँ, दिखाओ कैसे हो दादाजी? सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कल से खिचड़ी खाना शुरू कर देना, ठीक है दादाजी? मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, तो आप इस दवाई को लेकर आइए और दादाजी को टाइम टू टाइम देते रहिएगा, और कुछ भी जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी बुला लीजिए, बेटा ही समझना मुझे। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे बेटा, अगर तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता? कृष्णा के गांव में जाने से संगीता बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई थी। संगीता बहुत ही अभिमानी हो गई थी, इसलिए कृष्णा को वो बात नहीं बताना चाहती थी। डॉक्टर शर्मा ने बहुत ही कोशिश की, पर संगीता बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाई। उसे जबरदस्ती गांव में ले जाते हैं कृष्णा के पास।
संगीता, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? ये क्या हाल बना के रखा है? कृष्णा, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत दवाई, बहुत डॉक्टर, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही है, इसलिए मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, जब तक मैं हूँ संगीता को कुछ भी नहीं होने दूंगा। आओ संगीता, अंदर आओ। कृष्णा संगीता की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था। संगीता बहुत ही जल्द ठीक हो गई। ये 5-6 दिन में संगीता कृष्णा को एक नए अवतार में देखती है। संगीता, अब ताकत मिल रही है ना तुम्हें? हाँ बिल्कुल। मुझे बहुत वक्त के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पहले जैसी वापस बन गई हूँ। हाँ, तुम पहले जैसी अच्छी हो जाओगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ देखभाल करने के लिए, तुम जरा भी चिंता मत करो। मेरी बात सुनिए। मैं क्या आपकी बात नहीं सुनती हूँ? कभी कभी। कितने दिनों के बाद मैं बाहर घूमने आई हूँ, पता है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका गांव तो बहुत सुंदर है जी। तुम्हें अच्छा लगा ना? प्रणाम प्रणाम डॉक्टर भैया, प्रणाम। अब इनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? बस ठीक हूँ। आपका पोता कैसा है? अच्छा, आज तो स्कूल में भी भेजा है उसे। ऊपर वाले की बहुत दया है कि आप जैसे इंसान को हमारे गांव में भेजा। बहुत अच्छे, आपका भला हो। चलिए भैया, मैं चलता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आज तो कई दिनों के बाद भाभी के साथ बाहर निकले हो। आपको देख के बहुत ही खुशी हुई। डॉक्टर साहब, आपको पता है मेरी माँ अब बिल्कुल ठीक हो गई है। जानते हो, ये आपके लिए है और मेरे लिए। अरे ये तो आपके लिए भी है। आप दोनों मेरे लिए अलग थोड़ी है। उस बच्चे ने जाते जाते कितना बड़ा सच बोल दिया है ना कृष्णा जी? क्या? आज आप पिताजी को बोल दीजिए मैं वापस शहर नहीं जाना चाहती हूँ। सच्ची? मुझे। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.